गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। पिछले क्लास में हम लोगों ने मनी और बैंकिंग शुरू किया था। मनी और बैंकिंग में हम लोगों ने बैंकिंग के गाइडलाइंस के बारे में देख रहे थे कि आरबीआई किस टूल्स का यूज करके मार्केट को कंट्रोल करता है, मार्केट के लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है, यानी जो आरबीआई का काम हम लोगों ने समझा था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम था मौद्रिक नीति का अनुपालन करना। ठीक है, अनुपालन करना, मौद्रिक नीति बनाना, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना। ठीक है, तो मौद्रिक नीति बनाने का क्या मतलब है? तो मार्केट में मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करना। ठीक है, कितना पैसा मार्केट में जाएगा और कितना उससे निकाला जाएगा, ये सारा कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, तो जो पिछला जो वीडियो था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मार्केट है, ठीक है, ये आरबीआई है और बीच में है बैंक्स। ठीक है, बैंक्स जो मार्केट में पैसा दे रहा है, बैंक्स का अपना पैसा नहीं है, बैंक किससे बोरो कर रहा है? तो रिजर्व बैंक से बोरो कर रहा है। रिजर्व बैंक बैंक्स को पैसा दिया और बैंक्स जो है मार्केट में पैसा दे रहा है। ठीक है, अब रिजर्व बैंक जितने सस्ते दर से बैंक्स को देगा उतने ही सस्ते दर से मार्केट में बैंक्स देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक समय ऐसा आ गया कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। ठीक है, सबके पास पैसा है। अब जो मार्केट में आइटम्स है, जो सामान है, जो वस्तु है, ठीक है, तो सामान कम होगा और खरीदने वाले सब होंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा? हर सामान का रेट्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, सामान का रेट जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि महंगाई जो है बढ़ने लगेगी और महंगाई मुद्रास्फीति का रूप पकड़ लेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन का रूप ले लेगी। अब इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? मार्केट से पैसा निकालेगा। मार्केट से कैसे पैसा निकालेगा? तो जैसे अगर ये रेपो रेट को ज़्यादा कर देता है, रेपो रेट बढ़ा देता है, रेपो रेट यानी जो अल्पकालीन ऋण की जो व्यवस्था है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो क्या होगा? आरबीआई जितने ज़्यादा रेट से बैंक्स को लोन देगा, बैंक्स भी आगे मार्केट में उतने ज़्यादा लोन्स देगी, उस रेट से लोन देगी। ठीक है, अगर आरबीआई 10% लगा रही है बैंक्स पे तो बैंक्स 15% लगाएगी मार्केट पे। ठीक है, तो लोग जो है इसमें हतोत्साहित होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? लोग इसमें हतोत्साहित होंगे लोन लेने के प्रति, तो मार्केट का जो है कैश फ्लो अवरुद्ध होगा। ठीक है, तो मार्केट से पैसा धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो जाएगा? आरबीआई की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। या रिवर्स रेपो रेट यदि बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट यदि बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा? बैंक्स क्या करेंगे? मार्केट में देने के बजाय वो पैसा कहाँ लगाएंगे? आरबीआई की तरफ वो दे देंगे। ठीक है, तो मार्केट से सारा कैश फ्लो किधर हो जाएगा? आरबीआई की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा कंडीशंस हम लोग देखते हैं। दूसरे कंडीशंस में क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये मार्केट है, मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं है। ठीक है, ये बैंक्स है और आरबीआई है, मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा। ठीक है, सस्ता कर देगा। अब सस्ता है तो बैंक्स भी खूब लोन उठाएगा आरबीआई से और उसी सस्ते दर से मार्केट में भी बांटेगा, तो मार्केट में फिर से लोग मोटिवेट होंगे लोन लेने के लिए। ठीक है, तो मार्केट में इस तरह से कैश फ्लो जो है शुरू हो जाएगा। तो यही मुद्रा का जो आवागमन है, ठीक है, कैश का जो लिक्विडिटी मार्केट में डालना और मार्केट से निकलना, ताकि मार्केट का जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे, तो ये सबसे प्रमुख काम किसका है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम है। ठीक है, और इसके लिए कई सारे टूल्स हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी इन टूल्स के बारे में। जैसे पहला टूल्स था बैंक रेट, दूसरा था रेपो रेट, तीसरा था रिवर्स रेपो रेट, चौथा था एमएसएफ, पांचवा सीआरआर और छठा एसएलआर। ठीक है, इन सब से हर एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ सबका। बैंक रेट क्या होता है? जब आरबीआई बैंक्स को लंबे टाइम के लिए लोन देता है। ठीक है, आरबीआई लॉन्ग टाइम के लिए जब लोन देगा, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा, तो कौन सा रेट? वो रेट क्या कहलाएगा? बैंक रेट कहलाएगा। ठीक है, बैंक रेट कहलाएगा। अब बैंक रेट बढ़ने से, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है, बैंक रेट बढ़ने से
जो है बाजार में इन्फ्लेशन, मुद्रा का प्रभाव घटेगा या बढ़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं, आरबीआई यदि बैंक रेट बढ़ा देगा, बैंक हायर रेट में इंटरेस्ट पे जो है बैंक आरबीआई से लोन उठाएंगे और उसी हायर इंटरेस्ट से लोगों को बांटेंगे, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, मुद्रा का प्रभाव धीरे धीरे घटेगा और बैंक रेट जितना सस्ता होगा मार्केट में जो है मुद्रा का प्रभाव उतना बढ़ेगा। ठीक है। रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए जब आरबीआई लोन देता है, ठीक है, छोटे समय के लिए मैक्सिमम 60 से 90 दिन के लिए यदि लोन दे रहा है आरबीआई, तो ये कौन सा इंटरेस्ट रेट कहलाता है, ये रेपो रेट कहलाता है। ठीक है। और रिजर्व बैंक जो है अधिकतर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट का ही यूज करती है। ठीक है। जब भी 2 महीने 3 महीने पे जो मीटिंग्स होती है एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें सबसे ज़्यादा जो रेपो रेट को ही कम या ज़्यादा किया जाता है। आप अखबार में भी पढ़ते होंगे रेपो रेट इस बार अनचेंज्ड है या रेपो रेट बढ़ गया। ठीक है, इतने बेसिस पॉइंट बढ़ता है। तो बेसिस पॉइंट क्या होता है, तो 1% बराबर होता है 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट। 1% यदि बढ़ जाएगा, रेपो रेट अगर 1% बढ़ जाएगा तो उससे करोड़ों रुपया का जो मार्केट में है वो वापस आरबीआई के पास चला जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी 1% अचानक से नहीं बढ़ाती है, वो क्या करती है, बेसिस पॉइंट बढ़ाती है। आप न्यूज में सुनते होंगे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, मतलब 0.25% जो है बढ़ा दिया गया। तो 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है। चलिए, रिवर्स रेपो रेट क्या था, रिवर्स रेपो रेट क्या था, तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि रिजर्व बैंक क्या करता है, जब देखता है मार्केट में पैसा ज़्यादा है, वैसे समय में बैंक्स को ये ऑफर देता है कि आप वो पैसा हमारे पास जमा कर दीजिए। ठीक है, जब बैंक्स के पास अधिक पैसा हो जाता है। ठीक है, और बदले में जो आरबीआई इंटरेस्ट देता है बैंकों को, ठीक है, वो इंटरेस्ट क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट में क्या लग गया, रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो रेपो रेट क्या था, जब आरबीआई लेता है बैंक से, और रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब आरबीआई दे रहा है बैंकों को। ठीक है, बैंक्स के जमा पे। तो बैंक के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि अगर वो मार्केट में लोन देगी, लोगों को लोन देगी, तो कब आएगा, कैसे आएगा, एक रिस्क होता है। लेकिन आरबीआई के पास जो पैसा जमा होता है वो रिस्क नहीं रहता है, उसका कंफर्म है कि इतने समय अंतराल के बाद इतना रुपया मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो अधिकतर बैंक्स जो है प्रीफर करते हैं यदि हायर रिवर्स रेपो रेट है तो बैंक आरबीआई में जमा करना। ठीक है, इसके अलावा ये एमएसएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, सीमांत अस्थायी सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा मेन क्या है ये, तो जब बैंक्स किसी आपातकालीन स्थिति में, ठीक है, 0 से 24 घंटे के लिए, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 1 दिन के लिए, 0 से 24 हो सकता है, 6 घंटा के लिए, 8 घंटा के लिए, मैक्सिमम 24 घंटे के लिए जब जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई से लोन लेती है तो वो क्या कहलाता है, एमएसएफ रेट कहलाता है। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, और ये इसलिए ये ज़्यादा रहता है क्योंकि एक पनिशेबल इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, 24 घंटे के लिए आवश्यकता है बैंक्स को, तो ये पनिशेबल टाइप से बिहेव करता है आरबीआई, और ये हमेशा जो है बैंक रेट के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, बैंक रेट के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं, ये 2 चीज़ बचा है, सीआरआर और एसएलआर। ये दोनों क्या होता है, चलिए देखते हैं इसको, सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, चलिए, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, क्या हिंदी होता है इसका, कैश रिजर्व रेशियो का हो गया नगद आरक्षित अनुपात, और इसका होता है सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात होता क्या है ये, तो आरबीआई बैंकों को कहती है कि आपको अपने एनडीटीएल का, किसका, एनडीटीएल का
कुछ परसेंट, ठीक है, कुछ परसेंट जो आरबीआई डिसाइड करती है, कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। ठीक है, आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा। आरबीआई क्या लेगी? कैश के रूप में लेगी। ठीक है, वही परसेंट क्या कहलाता है? सीआरआर यानी नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। और एसएलआर क्या है? आरबीआई कहती है एनडीटीएल का ही कुछ परसेंट अपने पास बैंकों को रखना पड़ेगा, अपने पास बैंकों को रखना पड़ेगा। ठीक है, वो रेशियो क्या कहलाएगा? वो एसएलआर कहलाएगा। अब इसमें जो है मैंडेटरी नहीं कि आप कैश ही रखें, आप जो है गोल्ड रख सकते हैं, सिल्वर रख सकते हैं, किसी तरह का सिक्योरिटीज वगैरह है आपका गवर्नमेंट का वो रख सकते हैं। ये सारा चीज़ मिला के उस एनडीटीएल का जितना परसेंटेज डिसाइड कर रहा है आरबीआई उतना आपको रखना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि एनडीटीएल क्या है? एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। डिमांड लायबिलिटीज क्या होता है? तो जो आप सेविंग बैंक में अकाउंट में जमा करते हैं, ठीक है, आपका जो पैसा सेविंग अकाउंट में जमा है वो आपका तो अपना पैसा है, जब भी बैंक से आप डिमांड करेंगे बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता है 10 दिन के बाद आइए, 15 दिन के बाद आइए, तो वो हमेशा बैंक्स के लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। आप जब भी डिमांड करेंगे देना पड़ेगा, उसी को क्या बोला जाता है? डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है, डिमांड लायबिलिटी बोला जाता है। टाइम लायबिलिटीज क्या होता है? तो बैंकों के पास जो आपका पैसा जमा है किसी समय विशेष के लिए, मान लेते हैं साल भर के लिए, 3 साल के लिए आपने एफडी करवाया था और वो मैच्योर हो चुका है। अब मैच्योरिटी होने के बाद आप कभी भी जाके बैंक से संपर्क कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उस पैसा का, तो वो पैसा भी क्या है? लायबिलिटीज है बैंक का। तो ये दोनों लायबिलिटीज यानी इसको जोड़ करके बोला जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इसका कुछ परसेंटेज जो है बैंक्स को कैश के रूप में, सिक्योरिटीज के रूप में, गोल्ड सिल्वर के रूप में अपने पास रखना पड़ेगा, वो कहलाएगा एसएलआर। और रिजर्व बैंक में कैश में जमा करना पड़ेगा उसका कुछ परसेंट, वो क्या कहलाएगा? सीआरआर कहलाएगा। ठीक है, आपको अगर इस दोनों में कंफ्यूजन होगा आप ऐसे भी याद रखिएगा, रिजर्व बैंक बैंकों से सोना नहीं लेगी, रिजर्व बैंक हमेशा बैंक से क्या लेगी? कैश लेगी। ठीक है, तो सीआरआर कहाँ जमा करना है? आरबीआई के पास, और एसएलआर जो है अपने पास बैंकों को रखना है। ठीक है, तो मेन बेसिक जो है यही टूल्स है रिजर्व बैंक के पास, जिससे वो मार्केट के फ्लो को कंट्रोल करती है। आप सपोज दैट कि एसएलआर बढ़ा दिया गया, ठीक है, एसएलआर बढ़ा दिया गया, मार्केट में बहुत पैसा है, बैंक्स के पास बहुत पैसा जमा हो गया, एसएलआर बढ़ा दिया आरबीआई ने। एसएलआर बढ़ाने से क्या होगा? तो बैंक्स के पास जो पैसा है जो रखा हुआ है कि हम मार्केट में बांट देंगे, 5 रुपये इंटरेस्ट रेट है, हम 4 रुपये इंटरेस्ट रेट में, सस्ते इंटरेस्ट रेट में जो है मार्केट में बांट देंगे। अब वो जो पैसा है आरबीआई को जानकारी मिल गई कि ये अधिक पैसा जो है मार्केट में आने वाला है, एसएलआर को बढ़ा दिया गया। एसएलआर बढ़ते ही क्या होगा? जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा चला जाएगा कि आपको इतना पैसा डिपॉजिट करके रखना है। ठीक है, या सीआरआर बढ़ा दिया गया, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया गया। अब ऐसे स्थिति में क्या होगा? बैंक जो पैसा रखा है, रिजर्व बैंक के पास जितना पैसा रखा गया है, सीआरआर बढ़ा दिया यानी अतिरिक्त पैसा वापस से आरबीआई को पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टूल्स है आरबीआई का जिससे वो मार्केट में मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करती है। ठीक है, और इन्हीं नीतियों को, इन्हीं पॉलिसीज को क्या कहा जाता है? मौद्रिक नीति कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा से क्या बना है? मौद्रिक। ठीक है, तो मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली नीतियां कौन तैयार करती है? रिजर्व बैंक तैयार करती है, और ये टूल्स है जिसके माध्यम से जो है ये आरबीआई कंट्रोल करती है। अब एक बात आती है कि इतने सारे बैंक्स हैं और इतने सारे लेनदार भी हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम एसबीआई के पास गए, वो बोला कि 10% आपको इंटरेस्ट लगेगा। हम सेंट्रल बैंक के पास गए, वो 9% में तैयार हो गया। मान लेते हैं बल्क में हमको लोन उठाना है, कोई बड़ा इंडस्ट्रीज लगाना है, तो सभी बैंकों में होड़ लग जाएगी, क्योंकि बैंक्स को इनकम ही है लोन देने से। ठीक है, अब क्या है? तो हर बैंक जो है कंपटीशन हो जाएगा बैंक्स में ही कि हम जो है इतने सस्ते में आपको दे देंगे, सामने वाला 9% में दे रहा है, हम 7% में ही आपको लोन दे देंगे। ठीक है, तो इसी कंपटीशन को रोकने के लिए यही जो है मतलब कि सस्ता होते जो है सभी बैंकों को नुकसान हो जाएगा। इसी नुकसान को रोकने के लिए आरबीआई ने एक नियम लगा दिया। ठीक है,
और इस रेट को बोला गया बेस रेट। ठीक है, एक बेस रेट तय कर दिया गया आरबीआई के हिसाब से कि इस रेट से नीचे कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो है लोन नहीं दे सकता है। ठीक है, इसी रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस रेट, यानी कि आधार दर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आधार दर। ठीक है, यानी कि इस रेट से नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेस रेट है और इसी के जैसे एक है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है? बैंक जो दीर्घकालीन ऋण देती है बैंकों को, आरबीआई जब दीर्घकालीन ऋण देती है बैंकों को, वो लोन जो है क्या कहलाता है? बैंक रेट कहलाता है। ठीक है, और बेस रेट क्या है? एक ऐसा दर जिसके नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकती। ठीक है, चलिए, तो ये मेन रेट्स थे। अब आते हैं कि बैंकिंग सुधार के लिए आरबीआई के तरफ से, सरकार के तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं बैंकिंग में सुधार। बैंकिंग में सुधार। ठीक है, पहला देखते हैं राष्ट्रीयकरण का मुद्दा। तो हम लोग देख लिए थे कि 14 बैंक पहले और 6 बैंक बाद में जो है 1980 में नेशनलाइज किया गया। ठीक है, अब आता है 1969 में जो है एक लीड बैंक योजना आई। लीड बैंक योजना। ठीक है, लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना क्या थी? तो ये आई थी गाडगिल कमेटी के अनुशंसा पे। गाडगिल कमेटी के अनुशंसा पे आई। ठीक है, इस योजना में क्या था? तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक बैंक को प्रमुख बैंक चुना गया। लीड मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, लीडर। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक बैंक को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सार्वजनिक हो, हर डिस्ट्रिक्ट से एक बैंक को प्रमुख बैंक चुना गया और उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस जिले के मुख्य बैंक हैं और जितने भी लोन्स वितरण वगैरह, ये सारा सरकारी काम का ये सब कुछ जो है आपकी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, उस जिले में जो भी बैंकिंग सेक्टर में ये होगा, काम होगा, ये उस बैंक की जिम्मेवारी होगी। ठीक है, तो सबसे विशेष ध्यान उस बैंक पे दिया जाता है। आप देखेंगे जो भी लीड बैंक होता है वहाँ पे एक अलग से जो है एलडीएम ऑफिस बना होता है, उसमें एलडीएम बैठते हैं। ठीक है, एलडीएम ऑफिस रहता है उस लीड बैंक में। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट का ये अलग अलग होता है। मान लेते हैं कि अगर दरभंगा में एसबीआई है तो हो सकता है बेगूसराय में सेंट्रल बैंक हो। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक बैंक को लीडर बैंक के रूप में चुना गया। इसी को क्या बोला जाता है? लीड बैंक योजना। गाडगिल कमेटी के अनुशंसा पे आया था। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भी जो है गठन किया गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा में क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, नरसिंहम कमेटी की अनुशंसा पर, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए, गांव का पैसा गांव में ही रहे, ठीक है, बाहर न जाए, उसके लिए जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया और इसका गठन किया गया। ठीक है, 26 सितंबर 1975 को एक कानून पास हुआ और 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक खोला गया। अब क्या था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार का अपना बैंक होता है। ठीक है, कंप्लीटली उसका अपना होता है। इसका जो परसेंटेज कुछ तय किया गया, क्योंकि फुल्ली फाइनेंस जो है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, इसमें राज्य सरकार का भी योगदान होता है। तो कैसे क्या परसेंटेज रखा गया? तो इसमें केंद्र सरकार का, अगर कोई एक ब्रांच खुलता है तो केंद्र सरकार का 50% योगदान होता है वहाँ के फाइनेंस में। ठीक है, राज्य सरकार का 15% योगदान होता है जिस राज्य में खुल रहा है। और तीसरा जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर बैंक का मतलब हुआ जो बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण इलाके में बैंक खोलना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप जब शहर से गांव की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ देखेंगे एसबीआई ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, पीएनबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कुछ इस टाइप के देखेंगे। तो वो बैंक क्या है? पीएनबी स्पॉन्सर बैंक है, एसबीआई स्पॉन्सर बैंक है। तो उस स्पॉन्सर बैंक का 35% फाइनेंस लगा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है किसका कितना परसेंट जो है फाइनेंस लगता है। तो केंद्र सरकार का 50% लगता है,
स्पॉन्सर बैंक का 35% लगता है और राज्य सरकार का 15% का ये योगदान होता है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है काफ़ी मतलब बड़ी होती गई, ब्रांचेज बड़े हो गए, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निगरानी के लिए उसको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक नए बैंक का गठन किया गया, वो था नाबार्ड। नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, 1982 में जो है इसका गठन कर दिया गया और आरबीआई के अंतर्गत नाबार्ड काम करता है एक रिफाइनेंस बैंक के रूप में, और जितना भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है सबका एक रेगुलेटर संस्था के रूप में जो है नाबार्ड को दायित्व दे दिया गया। जैसे भारत में पूछेगा, भारत में बैंकों का रेगुलेशन कौन करता है या बैंकों के रेगुलेटर के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रेगुलेटर के रूप में किसे जाना जाता है, तो नाबार्ड को। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, चलिए 2015 के बैंक बजट में एक नए टाइप्स के बैंक की चर्चा हुई और ये थे पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, 2015 के बाद जो है इसी बजट में अनाउंस किया गया था, दो टाइप के बैंक यहाँ पे खुले। पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक। ठीक है, इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन थी, फुल फ्लेज बैंकिंग नहीं कर सकते थे। जैसे पेमेंट्स बैंक जो है अधिकतर 2 लाख तक ही जो है जमा ले सकते हैं। जितने भी आप एयरटेल मनी वगैरह देखे होंगे ये सब जो है पेमेंट्स बैंक है। ऋण नहीं दे सकते हैं पेमेंट्स बैंक। ठीक है, एटीएम कार्ड दे सकते हैं, एटीएम या डेबिट कार्ड इश्यू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इस पे कोई जमा का लिमिटेशन नहीं है, ऋण दे सकते हैं। ठीक है, एसएलआर और सीआरआर को मेंटेन रखना पड़ता है। एटीएम यानी डेबिट और क्रेडिट ये दोनों दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक का गठन हो गया। एक नए टाइप के बैंक का इन दिनों काफ़ी चर्चा है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है नियो बैंक। नियो बैंक। ठीक है, तो आरबीआई ने जो है अभी तक किसी भी बैंक को कंप्लीटली डिजिटल होने का लाइसेंस नहीं दिया कि आपका जो है कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगा, आप जो है कंप्लीट डिजिटल, ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया है अभी तक। इसलिए कुछ बैंक्स ऐसे आ गए हैं अस्तित्व में जिनका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता। कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता है। फिजिकल ब्रांच का मतलब कोई कहीं पे कोई ब्रांच ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो किसी बैंक से अप्रूवल लेके, बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करके, ठीक है, काम करते हैं। ऐसे बैंक्स को क्या कहते हैं, नियो बैंक कहते हैं। सारा आपको फाइनेंशियल सुविधा वो पहुंचाएगा लेकिन उसका कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप रिजर्व पे वगैरह देख सकते हैं, रिजर्व पे जो पेमेंट गेटवे वगैरह, ये सब क्या है, नियो बैंक की श्रेणी में आता है। इसका अपना कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है और ऐसे बैंक्स जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में जो है नियो बैंक्स को भी रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब आता है ये बैंकिंग सेक्टर में जो है सुधार है। अब आता है ऋण से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे लोन से संबंधित। एनपीए क्या होता है, ठीक है, एनपीए गैर निष्पादित संपत्ति। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो वैसे लोन्स जिसका 90 दिनों तक, ठीक है, 90 दिन तक ना कोई इंटरेस्ट आता है, ठीक है, और ना कोई मूलधन आता है। ठीक है, उन लोन्स को क्या बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं, गैर निष्पादित संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई कोलैटरल लोन है। लोन्स भी दो तरह के होते हैं, एक कोलैटरल और एक नॉन कोलैटरल। कोलैटरल
लोन का मतलब है कि आप उस लोन के बिहाफ में कुछ ना कुछ जो है उसको संपत्ति दिए हुए हैं, ठीक है, सोना, जमीन या कुछ भी, ठीक है। नॉन कोलैटरल लोन क्या है? नॉन कोलैटरल जिसमें किसी भी प्रकार का जो है संपत्ति नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कोलैटरल लोन्स में परेशानी पहले आती थी, मान लेते हैं कोई अकाउंट एनपीए हो गया, लोन एनपीए हो गया, अब उसके रिकवरी के लिए बैंकों को कहाँ जाना पड़ता था? तो कोर्ट्स में जाना पड़ता था, वहाँ से जो है उसके संपत्ति को बेचने का राइट्स वगैरह प्राप्त करना पड़ता था, ठीक है। तो उसके लिए 1999 में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया था, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया था, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, इसमें कई बार जो है बैंक को ही अधिक खर्चा लग जाता था, ठीक है। इसके लिए जो है आगे चल करके 2002 में एक एक्ट लाया गया जिसको सरफाइसी एक्ट बोला जाता है, सरफाइसी एक्ट, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक्ट क्या करता था? एक्ट में कहा गया कि आप जो है बिना कोर्ट जाए हुए जो भी कोलैटरल लोन्स है उसके संपत्ति को आप बेच सकते हैं, ये सारा अधिकार दे दिया गया। कुछ गाइडलाइंस उसमें दिए गए, आपको कितने बार नोटिस करना है, इतने बार नहीं करना है, वो सारा गाइडलाइंस उसमें दिया गया, ठीक है। तो सरफाइसी एक्ट के आने से बैंकों को राहत मिली और अब उनको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये सरफाइसी एक्ट सिर्फ और सिर्फ कोलैटरल लोन्स के मामले में ही जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मेनली एनपीए और ये सरफाइसी एक्ट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग बेसल मीटिंग्स के बारे में चलते हैं। बेसल मीटिंग क्या होता है? ठीक है, कई बार आपने चर्चा सुना होगा। तो आज के टाइम में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पे निर्भर है, ठीक है। मान लेते हैं अमेरिका का कोई बड़ा बैंक करप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उसका असर भारत पे भी पड़ेगा और अन्य देशों पे भी पड़ेगा। इसके लिए जो है वैश्विक समुदाय ने मिल करके 1930 में एक संस्था बनाई जिसको बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट कहा जाता है, इंटरनेशनल सेटलमेंट कहा जाता है, BIS कहा जाता है। इसका जो ऑफिस है ये है बेसल, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, यहाँ पे ये ऑफिस है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती है उन्हीं मीटिंग्स को क्या बोलते हैं? बेसल मीटिंग्स, ठीक है। तो यहीं पे 3 बार जो है अभी तक गाइडलाइंस दिए गए हैं, ठीक है। पहली बार जो गाइडलाइंस दिया गया था बेसल फर्स्ट 1988 में दिया गया था और भारत में जो है 1999 में लागू किया गया। सेकेंड टाइम आया बेसल सेकेंड, ये 2004 में दिया गया था और बेसल थर्ड जो है ये आ गया आपका 2010 में, ठीक है। और ये तीनों मीटिंग्स में सबसे ज़्यादा जो चर्चा थी वो सिर्फ एक ही बात को लेकर के थी, जो CAR कितना रहना चाहिए, CAR, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितनी रहनी चाहिए। आप जितना बैंक से जितना लोन दे रहे हैं तो बैंक के पास कितनी पूंजी हो। मान लेते हैं 100 रुपये का बैंक के पास पूंजी है और वो RBI से पैसा उठा करके वो 2000 बांट दिए, ठीक है। तो उसी के लिए जो है गाइडलाइंस कुछ तय किए गए हैं कि CAR कितना होना चाहिए, यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना होना चाहिए, बैंक के पास कितनी पूंजी हो और उसके एवज में वो कितना लोन बांट सके। बेसल फर्स्ट में इसको 8% तय किया गया कि CAR 8% होना चाहिए, ठीक है। और बेसल सेकेंड में भी इसको 8% ही रहने दिया गया। थर्ड में जो है 2 तरह के पूंजी की चर्चा हुई जिसमें टायर 1 पूंजी भी आता है और टायर 2 पूंजी, 2 तरह के पूंजी की चर्चा हुई और दोनों का रेशियो सेट किया गया, ठीक है। टायर 1 पूंजी कौन सा है? तो जिस पूंजी को आप इजीली जो है आप मार्केट में चला सकते हैं, ठीक है, आप जो है अपना काम इजी वे में कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो करेंसी है, आपके पास जो नोट्स है, ठीक है, उससे आप इजीली जो भी आपकी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं,
अगर वो ख़त्म हो गया तो बैंक्स में जा करके जो आपका डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास सोना है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है या फिर और भी सिक्योरिटीज वगैरह है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपको करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब जाके वो मार्केट में चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो करेंसी है आपका वो क्या हो गया, टायर 1 पूंजी में, और जो गोल्ड हो गया आपका वो टायर 2 पूंजी में आ जाएगा, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी कम है। ठीक है, तो मेनली बेसल से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कब मीटिंग हुई और क्या इसकी व्यवस्थाएं थी। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पूरे मनी और बैंकिंग चैप्टर में। पहला जो प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, दोनों ही सही है, 1 एवं 2 दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास, मुंबई, स्टेट बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारतीय द्वारा प्रबंध पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था और 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक में उसके पास सहायक बैंक का विलय कर दिया गया। ठीक है, ये सभी जो है इसमें सही होंगे। थर्ड देखते हैं हम लोग, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कथनों पर विचार करें। 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया। ठीक है, इसके पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख, आपसे जब पूछा जाएगा पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। पहले गवर्नर जो है ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत है, 2 जो है गलत है। ठीक है, 2 सही ऑप्शन होगा इसमें, सीडी देशमुख नहीं, ऑसबॉर्न स्मिथ होना चाहिए। भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन कौन करता है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन कौन करता है, तो नाबार्ड करता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई और जितना भी आरआरबी है सबका क्या है, ये रेगुलेटर है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मेन काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक बैंकों से दीर्घकालिक ऋण पर जो ब्याज दर वसूलता है वो कहलाती है। तो दीर्घकालिक ऋण पे लॉन्ग टाइम के लिए जो इंटरेस्ट ये लोन देता है तो क्या कहलाएगी, ये बैंक दर कहलाएगी। ठीक है, आधार दर क्या है, आधार दर हो गया जिस रेट से नीचे बैंक से लोन नहीं दे सकते हैं। रेपो दर क्या हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ब्याज दर के न्यूनतम दर पर बैंक ऋण प्रदान कर सकता है, क्या कहलाता है। ठीक है, ऋण प्रदान यहाँ पे नहीं होगा, नहीं कर सकता है। ठीक है, वो रेट क्या कहलाएगा, आधार दर कहलाएगा, बेस रेट कहलाएगा। ठीक है, इससे नीचे कोई भी बैंक जो है लोन नहीं दे सकता है किसी भी कस्टमर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी जाने वाली सीमांत स्थायी सुविधा किसके बराबर होती है। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा क्या हो गया, MSF, MSF। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा। ठीक है, ये 0 से 24 घंटे के लिए, 0 से 24 आवर्स के लिए बैंक लोन लेते हैं RBI से। ठीक है, और ये एक टाइप का पनिशेबल लोन्स होता है, इस कारण से ये हमेशा किसके बराबर होता है, बैंक दर के बराबर होता है, बैंक रेट के बराबर होता है, थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, चलिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री कौन सी संस्था करती है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री कौन सी संस्था करती है, तो ये काम भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, RBI ही ये काम करती है। जैसे कि मार्केट में जो है पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो RBI क्या करेगी, सरकार के तरफ से जो है कोई सिक्योरिटी इश्यू कर देती है। ठीक है, सिक्योरिटीज इश्यू कर दी, अब मार्केट के लोग क्या करेंगे, इस सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे और बदले में पैसा किधर चला जाएगा, RBI को पैसा दे देंगे। जब RBI देखेगा कि मार्केट में पैसा नहीं है,
ठीक है, तो वापस से जो है इश्यू कर देगा, वापस से मार्केट से खरीद लेता है सिक्योरिटी और बदले में पैसा मार्केट में भेज देता है। इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। हम लोग जब फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे उसमें भी ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इनमें से किस केंद्र एवं राज्य सरकार का बैंकर कहा जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है केंद्र और राज्य सरकार का बैंकर कहा जाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट किस वर्ष पास किया गया था? तो सरफाइसी एक्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, 2002 में इसे पास किया गया था। ठीक है, ये क्या अधिकार देता है? बिना कोर्ट गए हुए जो भी कोलेटरल लोन सोर्स की संपत्ति को बेचने का अधिकार देता है एनपीए की स्थिति में। यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट घटा दे तो बाजार में मुद्रा के प्रभाव पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, मुद्रा का प्रभाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आरबीआई जितना कम इंटरेस्ट रेट देगा उतना ही बैंक्स को देगा, बैंक्स भी उतने कम इंटरेस्ट रेट में जो है मार्केट में आगे लोन देगा। ठीक है, तो लोग मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो मुद्रा का प्रभाव क्या होगा? आरबीआई से मार्केट की तरफ ये बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट है देश के मुद्रा घटक में M1 मुद्रा में क्या शामिल है? ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मनी में ही देख लेते हैं इसको। ठीक है, टोटल 4 तरह के ही मुद्रा बताएगी। अब आरबीआई को कैसे पता लगेगा कि देश में जो है मुद्रा का प्रभाव घटा है या बढ़ा है? उसके लिए मुद्रा को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, M1 मनी, M2 मनी, M3 मनी, M4 मनी। M1 मनी में क्या होता है? जितना भी करेंसी इश्यूड है यानी मार्केट में इश्यू है, ठीक है, और प्लस जितना भी करेंसी है लोगों के पास, प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। डिमांड डिपॉजिट की हम लोगों ने चर्चा की है क्या होता है। ठीक है, जो सेविंग अकाउंट में आपका पैसा जमा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? M1 मनी कहलाएगा। M2 मनी क्या कहलाता है? M1 में यदि हम सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस जोड़ देंगे, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो ये बन जाएगा हमारा M2 मनी। M3 मनी क्या होता है? M1 मनी में हम लोग क्या करेंगे? ये जितना भी टाइम लायबिलिटीज है, टाइम डिपॉजिट है, ठीक है, बैंक्स के साथ वो जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा M3 मनी। ठीक है, M4 मनी क्या होगा? तो इसी मनी में M3 में यदि हम लोग जोड़ देते हैं डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ करके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ करके, ठीक है, तो ये M4 मनी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है M1 मनी और M3 मनी जो है क्या कहलाता है? M1 मनी और M2 मनी नैरो मनी कहलाता है, M3 और M4 जो है ब्रॉड मनी कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है? देश के मुद्रा घटक में M1 मुद्रा में क्या शामिल है? तो जनता के पास पैसा और बैंकों की मांग जमा, ये दोनों जो है इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारत में उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा के आपूर्ति के स्रोत कौन है? उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा में क्या आता है? हाई पावर्ड मनी में क्या आता है? तो जो इश्यू और करेंसी लोगों के पास है प्लस जो बैंक्स के पास जमा है। ठीक है, जिसमें कॉइन्स और करेंसी दोनों आता है। इसमें आरबीआई और भारत सरकार ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि जो कॉइन्स होता है इश्यू कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, और आरबीआई करेंसी को इश्यू करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1975 में हुई। ठीक है, इसकी स्थापना नरसिंहन कमेटी समिति के सिफारिश पर की गई और केंद्र सरकार की 50% हिस्सेदारी होती है। ये सभी तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, केंद्र सरकार की 50% होती है, राज्य की 15% और स्पॉन्सर बैंक की 35%। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों में मुख्य की नियुक्ति, चीफ की नियुक्ति किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो वर्तमान में जो FSIB संस्था के द्वारा की जाती है, ये है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बोर्ड। ठीक है, इस संस्था के द्वारा जो है ये
की जाती है नियुक्ति। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं यानी बैंक्स वगैरह हैं, नाबार्ड हो गया या SBI हो गया, कोई भी जो बैंक्स वगैरह है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके मुखिया की नियुक्ति वर्तमान में फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बोर्ड के द्वारा की जाती है। 2019 में जो है गठित किया गया। इससे पहले जो संस्था काम करती थी वो थी BBB यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में अनलिमिटेड मनी का उदाहरण क्या है। अनलिमिटेड मनी का मतलब होता है कि आप कितने भी रुपए का डेप्ट जो है सेटल कर सके उस पैसे से। ठीक है, तो 10 रुपये का सिक्का क्या है, ये सामने वाला ये एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। 10 रुपये का चेक, DD, ये सब अनएक्सेप्टेबल है। 10 रुपये के नोट से जो है आप कितना भी डेप्ट सेटल कर सकते हैं, इसलिए जो है इसको अनलिमिटेड मनी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में प्रत्यय मुद्रा फिड्यूशरी मनी का उदाहरण क्या है। फिड्यूशरी मनी क्या होता है, वो मुद्रा जो जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिसका अपना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये चेक भी हो जाएगा, बैंक नोट भी हो जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि इसका तीनों के कागज का अपना कोई वैल्यू नहीं है। ये तभी चलता है जब हम लोग विश्वास करते हैं इस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे तरल किसे माना जाता है। ठीक है, सबसे लिक्विड किसे माना जाता है। तो अभी मैंने M1 मनी में क्या है, तो जो पैसा आपके पास है और जो डिमांड डिपॉजिट जो है जमा है, तो सबसे पहले अगर मार्केट में आपको कुछ काम करना है तो सबसे पहले वो उस पैसे का यूज करेंगे जो आपके हाथ में है, और उसके बाद बैंक्स में जो करेंसी जमा है उसका यूज करेंगे। तो M1 जो है सबसे तरल है और M4 जो है सबसे कम तरल है। ठीक है, सबसे कम तरल है M4। चलिए निम्नलिखित में नियो बैंक किससे संबंधित है। नियो बैंक क्या है, डिजिटल बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग से संबंधित है ये नियो बैंक। मतलब इसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता है, ये किसी बैंक से एफिलेटेड होकर के जो है काम करती है अपना। ठीक है, रेजर पे वगैरह जो भी है ये क्या करती है, नियो बैंक है ये। चलिए, तो मनी और बैंकिंग जो है चैप्टर्स था और इसके सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। पूरा जो है 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इससे पिछले वाला जो आप देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, वहाँ पे इसको देख सकते हैं। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। आप इसके डिस्क्रिप्शन से इसके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।